उसके बाद देखिए हम लोग बात करते हैं यहाँ पर अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज की, मतलब एक्सरसाइज नंबर 10.2 की। 10.1 हमने ऑलरेडी अभी कर ली है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो एक्सरसाइज नंबर 10.2 का क्वेश्चन नंबर 1, 10.2 का क्वेश्चन नंबर 1 है कि फ्रॉम ए पॉइंट क्यू द लेंथ ऑफ द टेंजेंट टू ए सर्कल, मतलब किसी एक पॉइंट क्यू से जब आपने सर्कल के ऊपर एक टेंजेंट डाला तो उस टेंजेंट की लेंथ जो है इस 24 सेंटीमीटर, वो 24 सेंटीमीटर है। एंड द डिस्टेंस ऑफ क्यू फ्रॉम द सेंटर, और सेंटर से लेकर क्यू पॉइंट तक जो उसकी डिस्टेंस है वो 25 सेंटीमीटर है। तो फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल, तो आपको बताना है सर्कल की रेडियस क्या होगी। कहानी ऐसे है कि मान लीजिए यहां पर आपके सामने एक सर्कल है, यहां पर मान लीजिए एक सर्कल है, और आपने क्या करा, किसी बाहर एक पॉइंट क्यू से सर्कल के ऊपर एक टेंजेंट डाला। तो मान लीजिए वो टेंजेंट इस तरीके से पड़ा होगा, इस तरीके से वो आगे की तरफ चला गया होगा। तो ये आपने एक टेंजेंट डाला बाहर कहीं पॉइंट क्यू से, और इस टेंजेंट में हम लोग इसका नाम यहां पर P दे देते हैं, और इसके सेंटर का नाम जो है वो हम लोग यहां पर O दे देते हैं। अब बुक वाले ने कहा है कि जो वो लेंथ ऑफ टेंजेंट है, वो लेंथ ऑफ टेंजेंट 24 सेंटीमीटर है। तो क्योंकि यहां पर ये एक टेंजेंट है, यहां से लेकर यहां तक की जो लेंथ, याद रखना टेंजेंट की लेंथ पूरी नहीं होती, टेंजेंट की लेंथ होती है मतलब बाहर किस पॉइंट से आपने टेंजेंट डाला है, वो इधर से भी हो सकता था, वो इधर से भी हो सकता था। तो आप दोनों में से, ऐसा नहीं कि यहां से भी ले लो यहां से भी ले लो। क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त हम लोग किसी सिर्फ एक पॉइंट से लेते हैं। तो मान लीजिए हमने इस पॉइंट का यूज करा, तो मैं कहूंगा कि यहां से लेकर जो सर्कल पे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है वहां तक की लेंथ मेरी 24 सेंटीमीटर है। इसका ये मतलब नहीं होगा कि जब आप यहां से मान लीजिए 24 सेंटीमीटर लिखना स्टार्ट करते हो तो यहां से लेकर वहां कहीं इनफाइनाइट तक 24 सेंटीमीटर नहीं। बाहर किसी पॉइंट से लेकर उस पॉइंट ने सर्कल को जहां भी टच करा उसके पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे वहां तक की डिस्टेंस आपकी 24 सेंटीमीटर होती है। मतलब जो भी होती है, जो उसने दी हुई है, बुक वाला यहाँ पे 24 की बात कर रहा है। ये आपको समझ आया। उसके बाद डिस्टेंस ऑफ क्यू, क्यू की डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्कल इज 25 सेंटीमीटर। देन फाइंड द रेडियस। अब रेडियस का मतलब ये है, हमें ये फाइंड करना है, ये वाला पोर्शन। तो यहां पर फिर से वही कंसेप्ट है जो हमने लास्ट टाइम पढ़ा था 10.1 में, और बेसिक कंसेप्ट भी यही है कि भाई जो रेडियस होती है और जो टेंजेंट होता है, जब दोनों आपस में एक दूसरे को पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे ऐसे टच करते हैं, मान लीजिए ये टेंजेंट है ये रेडियस है, जब दोनों पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे टच करते हैं तो उसके बीच का 90 डिग्री का एंगल बनता है। कितने डिग्री का? 90 डिग्री का। रेडियस हमेशा टेंजेंट पर परपेंडिकुलर होती है, रेडियस हमेशा टेंजेंट पर परपेंडिकुलर होती है। तो यहां पर ये एक रेडियस है और ये एक टेंजेंट है, तो ये रेडियस इस टेंजेंट पे क्या होगी? परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर की वजह से एंगल कितने डिग्री का होगा? 90 डिग्री का। अब आपको पता है यहां पर एक ट्रायंगल बन गया, तो ट्रायंगल में 90 डिग्री के सामने वाली साइड का नाम हाइपोटेनियस होता है। अब बात आती है कि बेस किसको माने, परपेंडिकुलर किसको माने। तो हालांकि आप इन दोनों में से किसी को भी मान सकते हो, लेकिन हमने 10.1 में भी यही बात करी थी कि भाई हमेशा क्या कोशिश करो कि जो टेंजेंट वाली लाइन है उसको बेस मानो। जो डेफिनेशन वाले क्वेश्चन होते हैं, मतलब जहां पर वो एंगल वगैरह की बात करता है, वहां पर गलती होने के चांस बहुत कम हो जाते हैं। तो मैं क्या करूंगा, मैं इस वाली साइड को बेस मान लूंगा और इस वाली साइड को यहां पर परपेंडिकुलर मान लूंगा। 90 के सामने हाइपोटेनियस, ऊपर वाला बेस, ये वाला परपेंडिकुलर। अब क्योंकि ये ट्रायंगल बन रहा है राइट एंगल ट्रायंगल, तो राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस लगाई जा सकती है, और पाइथागोरस होती है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर। अब यहां पर परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर का मतलब ओपी, तो ओपी स्क्वायर हम लोगों को नहीं पता। बेस, बेस का मतलब पी क्यू, तो यहां पी क्यू स्क्वायर लिख देते हैं। और हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस का मतलब ओ क्यू, तो यहां ओ क्यू स्क्वायर लिख देते हैं। अब ओपी हम लोगों को नहीं पता, तो ओपी स्क्वायर एज इट इज रहेगा, प्लस पी क्यू, पी क्यू की लेंथ 24 है, तो 24 का स्क्वायर आ जाएगा,
इज इक्वल टू OQ। OQ की लेंथ 25 है, तो यहां 25 का स्क्वायर आ जाएगा। अब OP स्क्वायर तो एज इट इज रहेगा। 24 का स्क्वायर कितना होता है? 576 इज इक्वल टू 25 का स्क्वायर होता है 625 प्लस का 576 उस तरफ जाके माइनस हो जाएगा, तो OP स्क्वायर इज इक्वल टू 625 माइनस का 576। अब OP स्क्वायर एज इट इज रहेगा, इसमें से ये माइनस करो तो कितना बचेगा? 15 में से 6 गया 9, यहाँ पे 11 में से 7 गया 4, 5 में से 5 0, तो 49 आ गया। अब आप स्क्वायर हटाओगे तो अंडर रूट चढ़ेगा, तो 49 के ऊपर अंडर रूट चढ़ेगा, और 49 किसका स्क्वायर होता है? 7 का। तो जो रेडियस है उसकी लेंथ कितनी आ गई? रेडियस की लेंथ आ गई 7 सेंटीमीटर। तो क्या क्वेश्चन नंबर 1 आपको समझ आया? ओके। उसके बाद बात करेंगे हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 की, और क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, इन द गिवन फिगर। आपके सामने एक डायग्राम बना हुआ है, तो पहले मैं क्या करता हूं, डायग्राम को बना देता हूं। डायग्राम को बना देता हूं इस तरीके से। और पता है जो मैथ के क्वेश्चन होते हैं, उस मैथ के क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका क्या होता है? आप जब किसी मैथ के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो उसको सॉल्व करने का मेथड होता है, सबसे पहली चीज, एक लाइन बहुत फेमस है कि आपकी जो भी प्रॉब्लम है, ये रियल लाइफ में भी काम आता है, सिर्फ मैथ की दुनिया में नहीं, रियल लाइफ में भी काम आता है, कि आपकी जो भी प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम को पहले आप अच्छे तरीके से एक पेपर पे लिख दीजिए। आपकी जो भी प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम को पहले आप एक अच्छे तरीके से एक पेपर पे लिख दीजिए। तो पेपर पे लिखने के बाद प्रॉब्लम आधी तो अपने आप सॉल्व हो जाती है। बहुत ही अच्छी मतलब किसी पॉइंट वगैरह जो भी बोलते हैं उसकी लाइन है कि किसी प्रॉब्लम को एक पेपर पे लिखने से आधी प्रॉब्लम तो ऐसे ही सॉल्व हो जाती है। तो इसका ये मतलब है, अगर आप उसको जोड़ के यहां देखना चाहें, तो मैथ की चीजों को पढ़ने का भी मेथड यही है कि जो आप चीज पढ़ रहे हैं उसका सबसे पहला मेथड होता है कि आपको कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। मैं यहाँ पर सर्कल के बारे में पढ़ रहा हूँ। 10.2 में दो चीजें यहाँ पर मेरे को बेसिक की काम आती है। पहला कि रेडियस टेंजेंट पे परपेंडिकुलर होती है। सेकंड, लेंथ ऑफ टेंजेंट हमेशा आपस में इक्वल होती हैं। ये दो चीजें यहाँ पर हमारी काम की हैं। तो ये मेरे को बेसिक पता है। अब क्वेश्चन करने में ये बेसिक तो काम आता ही है, उसके अलावा जो क्वेश्चन आप पढ़ रहे हो उसकी लैंग्वेज को समझना बहुत जरूरी है। जो क्वेश्चन आप पढ़ रहे हो उसकी लैंग्वेज को समझना। उसने कहा कि जैसे क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ के सुनाता हूं आपको। इन द गिवन फिगर, आपके सामने एक डायग्राम दिया हुआ है। इफ टीपी एंड टी क्यू आर द टू टेंजेंट्स टू अ सर्कल। आपके पास एक सर्कल है, इस सर्कल पे दो टेंजेंट है, एक तो टीपी और एक टी क्यू, विद सेंटर ओ। इनका सेंटर क्या है? ओ है। सो डेट, इस तरीके से है कि जो पी ओ और क्यू है उसके बीच का एंगल 110 डिग्री है। देन एंगल पी टी क्यू इज इक्वल टू, अगर ये 110 है तो ये बताना है आपको क्या होगा। क्वेश्चन की लैंग्वेज समझ आ गई कि एक सर्कल है, सर्कल पे दो टेंजेंट है, टू टेंजेंट्स आर ड्रॉन टू ए सर्कल। इफ एंगल POQ आपको पता है 110, तो PTQ की वैल्यू बतानी है। अब मेरा सारा फोकस तो इस पे रहेगा ना कि भाई मुझे ये वाला एंगल बताना है कितना होगा। तो क्वेश्चन समझ आ गया। पहली चीज कंसेप्ट मुझे क्लियर थी, सेकंड चीज मुझे क्वेश्चन समझ आ गया। अब इसमें उन्हीं कंसेप्ट का यूज करूंगा कि ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, और फाइंड करूंगा कि मेरा मेन फोकस ये रहेगा कि भाई ये एंगल मेरे को मिलना चाहिए। थोड़ा सा सिखाता हूं, ये एंगल मुझे मिलना चाहिए। अब सोचो ये जो डायग्राम मेरे सामने बन रहा है, ये इस तरीके का जो डायग्राम बन रहा है, ये क्वाड्रिलेटरल है जिसकी 4 साइड्स या फिर 4 एंगल्स मुझे दिखाई दे रहे हैं। 1 2 3 4, ये क्वाड्रिलेटरल है। और मुझे क्वाड्रिलेटरल के बारे में बेसिक ये पता है कि भाई क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल का सम 360 होता है। क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल का सम 360 होता है। तो मैं इसका ही यूज करूंगा। जैसे देखिए, सबसे पहले मैंने आपको यह बताया कि भाई रेडियस टेंजेंट पे परपेंडिकुलर पड़ती है,
तो क्योंकि ये रेडियस है और ये टेंजेंट है तो इसके बीच का एंगल 90 डिग्री आ गया। फिर से ये रेडियस है, ये टेंजेंट है, तो ये वाला एंगल भी कितना आ गया, 90 डिग्री आ गया। अब मुझे एक बात बताओ, पहले मेरे को उसने बुक वाले ने क्या कहा था कि भाई सेंट्रल एंगल 110 है। ये मैंने अपने कंसेप्ट से लिखा क्योंकि मुझे कंसेप्ट पता था कि भाई जो रेडियस होती है वो टेंजेंट पे परपेंडिकुलर पड़ती है। तो यहां पे इस लाइन के बीच में और इस लाइन के बीच में जो एंगल बनेगा वो 90 डिग्री का बनेगा। सेम वही कहानी यहां, ये रेडियस थी, ये टेंजेंट था, तो रेडियस टेंजेंट पे परपेंडिकुलर होगी। इसका मतलब इस लाइन के बीच में और इस लाइन के बीच में जो भी एंगल बनेगा वो 90 डिग्री का बनेगा। अब एक बात बताओ, पहले मैंने आपको बताया कि क्वाड्रिलेटरल के सारे एंगल का सम 360 होता है। अगर मुझे 3 एंगल पता है तो चौथा निकाला जा सकता है ना। देखो कैसे, सबसे पहले इसका नाम बताओ, क्या नाम दूं इसका, ओ पी टी। तो लिख दो इन क्वाड्रिलेटरल पी ओ क्यू टी में सबसे पहले OPT, एंगल OPT प्लस एंगल POQ, एंगल POQ प्लस एंगल इसका नाम क्या होगा OQT, हालांकि TQ भी हो सकता है, तो OQT प्लस PTQ प्लस एंगल PTQ, चारों के चारों एंगल का सम कर दिया। एक बार P को बीच में रखा, एक बार O को बीच में रखा, एक बार Q को बीच में रखा और लास्ट टाइम T को बीच में रखा। तो इन चारों एंगल का सम कितना आएगा, इन चारों एंगल का सम 360 डिग्री आएगा। अब फिर थोड़ा सा सोचो, P वाला एंगल कितना है 90 डिग्री, तो ये 90 डिग्री आ गया, प्लस O वाला एंगल कितना है 110 डिग्री, तो ये 110 आ गया, प्लस Q वाला कितना है 90 डिग्री, तो ये 90 आ गया। T वाला मतलब ये तो हमें निकालना है, तो इसका नाम PTQ ही रहने देता हूं और इज इक्वल टू 360 डिग्री आ गया। अब फिर सोचो 90 और 90 ऐसे कर लो कि इन दोनों का सम 200 होगा और ये हो गया 290, तो 290 प्लस एंगल PTQ इज इक्वल टू 360 डिग्री। अब प्लस का 290 उस तरफ जाके माइनस होगा, तो एंगल PTQ इज इक्वल टू 360 और माइनस का 290। अब 0 में से 0 गया 0, 16 में से 9 गया 7, 2 में से 2 गया 0, तो एंगल PTQ कितना आ गया 70 डिग्री आ गया। कितना आ गया 70 डिग्री। मतलब ये वाला एंगल भी हमें पता चल गया कि भाई PTQ जो है हमारा वो 70 डिग्री का है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 था। हालांकि मैं ये भी लगा सकता था कि अपोजिट एंगल का सम 180 होता है, क्वाड्रिलेटरल में इसका और इसका सम 180 होता है, लेकिन मैंने आपको थोड़ा सा कंसेप्ट वगैरह बताने के लिए 90 वगैरह का भी यूज कर लिया। तो क्या क्वेश्चन नंबर 2 आपको समझ आया? ओके। उसके बाद बात करेंगे हम लोग यहां पर क्वेश्चन नंबर 3 की, और क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, इफ टेंजेंट PA एंड PB फ्रॉम ए पॉइंट P टू ए सर्कल विद सेंटर O। सिर्फ इतनी सी कहानी सोचो कि आपके सामने एक सर्कल है, सर्कल का सेंटर O है और एक टेंजेंट ड्रॉ करा गया है PA और PB। दोनों में कॉमन पॉइंट क्या है, PA और PB में कॉमन पॉइंट क्या है P। तो इसका मतलब टेंजेंट कहां से ड्रॉ करा गया होगा, P से। कहां तक ड्रॉ करा गया होगा, A तक, और उधर B तक। एक बार और, if tangent PA and PB from a point P to a circle with center O are inclined to each other। मतलब दोनों एंगल के बीच का, इंक्लाइन मतलब वो एंगल की बात कर रहा है, तो दोनों एंगल के बीच का जो दोनों टेंजेंट के बीच का जो एंगल है वो 80 डिग्री का है। देन फाइंड एंगल POA। तो आपको बताना है POA क्या होगा। अब ध्यान से समझिएगा, सबसे पहले डायग्राम बना ले। मान लीजिए यहां पर ये आपके सामने एक सर्कल है, सर्कल पे यहां सेंटर है O। कहानी वाले ने कहा था कि PA और PB दो टेंजेंट है। क्वेश्चन को देखिए एक बार कि PA और PB दो टेंजेंट है, तो इसका मतलब बाहर कहीं पॉइंट होगा P, और P से एक टेंजेंट यहां पर ड्रॉ करा गया और एक टेंजेंट यहां पर ड्रॉ करा गया। इसका नाम दे दो A
और इसका नाम दे दो यहां पर बी। भाई पी पॉइंट से दो टेंजेंट ड्रॉ करे गए, एक ए की तरफ एक बी की तरफ। इतनी कहानी आपको समझ आई। एक काम करता हूं मैं, इसको ज्वाइन कर देता हूं, रेडियस और परपेंडिकुलर ज्वाइन कर दिया, रेडियस और परपेंडिकुलर भी ज्वाइन कर दिया। बुक वाले ने कहा था दोनों टेंजेंट, एक टेंजेंट ये और दूसरा टेंजेंट ये, तो दोनों टेंजेंट के बीच का जो एंगल है वो 80 डिग्री का है। कितना एंगल है वो? 80 डिग्री का है। तो आपको बताना है पीओए। तो पीओए बताने के लिए सबसे पहले एक बात बताओ, क्या मैं यहां पर एक उसने दिया तो नहीं है डायग्राम में, इस तरीके से डॉट 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 लगाया हुआ है, तो मैं इस तरीके से पीओए को ज्वाइन कर दूं, पी और ओ को ज्वाइन कर दूं, जिसकी वजह से मुझे पीओए निकालना आ जाएगा। मतलब मेरे को एंगल कौन सा निकालना है? पीओए। मतलब मेरा सारा फोकस इस पे रहेगा कि मुझे ये वाला एंगल बताना है, यहां पर क्या होगा। कहानी आपको समझ आई? सबसे पहले एक बार और समझाता हूं रफली। एक सर्कल है, सर्कल के ऊपर दो टेंजेंट है, यहां कहीं रेडियस है, रेडियस से टेंजेंट पर परपेंडिकुलर डाला, दोनों के बीच का एंगल 80 डिग्री है। आपने इस पॉइंट को रेडियस को ज्वाइन करा, तो ये वाला एंगल बताना है क्या होगा। कहानी समझ आई? अब थोड़ा सा सोचो, यहां पर तो उसने जो हमें 80 डिग्री दिया है वो पूरा का पूरा एंगल दिया है। ये पूरा का पूरा एंगल यहां से लेकर यहां तक, दोनों एंगल के बीच का, सॉरी दोनों टेंजेंट के बीच का एंगल 80 डिग्री है, ये वाला। लेकिन बात वो हमसे सिर्फ ऊपर वाले ट्रायंगल में एंगल की पूछ रहा है। भाई उसने ये पूरा एंगल 80 दिया हुआ है, लेकिन बात वो सिर्फ ऊपर वाले एंगल की कर रहा है। तो इसको करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा? सबसे पहले हमें इन दोनों ट्रायंगल को देखना पड़ेगा कि क्या इन दोनों में कोई खास बात है। वहां पर वो हमें पूरे एंगल की बात कर रहा है। अगर मेरे को ऊपर वाला भी पता होता, मतलब इस तरीके के डायग्राम में अगर मुझे सिर्फ ये वाला एंगल भी पता होता तो भी काम चल जाता, लेकिन उसने पूरा ही बता दिया। तो मुझे पहले ये सोचना पड़ेगा कि भाई इन दोनों ट्रायंगल में क्या कोई खास बात है। तो वो खास बात देखने के लिए ध्यान से समझना। देखो आपको क्या क्या पता है, उस लॉजिक का यूज करो। जैसे मैं सबसे पहले बात करूंगा दोनों ट्रायंगल की। ऊपर वाले का नाम देता हूं, क्या नाम दूं? पी ए ओ, पी ए ओ एंड ट्रायंगल पी ए ओ एंड ट्रायंगल पीओबी, पीओबी। इन ट्रायंगल पीओए एंड ट्रायंगल पीओबी दोनों में मैं खास बात देखूंगा। मुझे पता क्या क्या है, उस कंसेप्ट का यूज करूंगा। जैसे पहला कंसेप्ट क्या पता है कि भाई ये यहां पर एक रेडियस है और ये यहां पर एक टेंजेंट है। तो सर ने हमें ये पढ़ाया है कि रेडियस जो होती है वो टेंजेंट पे परपेंडिकुलर होती है, जिसकी वजह से ये वाला एंगल मुझे पता चल गया 90 डिग्री का होगा। दूसरी बात, यहां पर फिर से ये एक रेडियस है और यहां पर फिर से ये एक टेंजेंट है। तो रेडियस टेंजेंट पे परपेंडिकुलर होती है, जिसकी वजह से मुझे फिर पता चल गया कि जो ये वाला एंगल होगा वो 90 डिग्री का होगा। अब ध्यान से समझना, पहली बात मुझे क्या क्या पता चल गई कि ये दोनों एंगल 90 डिग्री के हैं और 90 डिग्री के एंगल तो इक्वल होते हैं, वो भी 90 ये भी 90, दोनों आपस में बराबर हैं। तो मुझे ये पता चल गया कि एंगल ओ ए पी जो है वो एंगल ओ बी और पी के इक्वल होगा। एंगल ओ ए पी जो है वो एंगल ओ बी और पी के इक्वल होगा। क्यों? बिकॉज रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट। रेडियस जो होती है वो टेंजेंट पे परपेंडिकुलर होती है। अब दूसरी कहानी, मुझे एक बात बताओ, क्या ये जो OA है, OA जो है क्या वो OB के इक्वल है? क्या जो OA है वो इस OB के इक्वल है? हाँ, क्योंकि ये भी सर्कल की रेडियस है और ये भी सर्कल की रेडियस है, और सर्कल की रेडियस तो आपस में इक्वल होती हैं। तो जो OA है वो OB के इक्वल है, बिकॉज रेडियाई ऑफ सर्कल, रेडियाई ऑफ सर्कल वो सर्कल की रेडियस है। मुझे तीसरी चीज बताइए, क्या जो OP है, ये लाइन जो OP है वो खुद के इक्वल है? भाई ये लाइन OP इस खुद के इक्वल है। ये मैंने क्यों कहा? क्योंकि ये लाइन जो OP है वो ऊपर वाले ट्रायंगल के पास भी है और यही लाइन OP नीचे वाले ट्रायंगल के पास भी है।
तो ये लाइन तो खुद के इक्वल है ना, मतलब ये कॉमन लाइन है ना, तो क्या ओपी जो है वो ओपी के इक्वल है। अब याद करिए 9th क्लास का कंसेप्ट। कंसेप्ट क्या कहता है कि अगर आपको किसी ट्रायंगल के अंदर एक 90 डिग्री का एंगल मिल जाए और उसकी 90 डिग्री के सामने वाली साइड अगर आपस में इक्वल मिल जाए, उसके अलावा कोई तीसरा एंगल या तीसरी साइड अगर आपस में इक्वल मिल जाए, तो वो बाय आरएचएस। आरएचएस मतलब एक राइट हैंड साइड वाला आरएचएस नहीं, क्योंकि हम ट्रायंगल की बात कर रहे हैं। तो ट्रायंगल में आरएचएस मतलब होता है राइट एंगल ट्रायंगल की हाइपोटेनियस वाली साइड जो है वो अगर आपस में इक्वल हो जाती है, तो बाय आरएचएस से मैं ये कह सकता हूं कि भाई ये दोनों ट्रायंगल आपस में एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट है। कैसे ट्रायंगल है? कॉन्ग्रुएंट है। मतलब ट्रायंगल PAO इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल POB। जो PAO है वो कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल POB के। और मुझे एक बात बताइए, आपको पता है जब कोई दो ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो बाय सीपीसीटी कॉमन पार्ट ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल वो भी आपस में इक्वल हो जाते हैं। तो क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल आपस में इक्वल है तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट इक्वल होंगे कि भाई ये वाली लेंथ, ये वाली टेंजेंट की लेंथ इस टेंजेंट की इक्वल होगी, ये वाली साइड इस साइड की इक्वल होगी, ये खुद के इक्वल होगी, जो ये वाला एंगल है वो इस वाले एंगल के इक्वल होगा, ये 90 के इक्वल ही है, और जो ये वाला एंगल है वो इसके भी क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा। काम की बात हमें पता चल गई कि जो ये ऊपर वाला एंगल है वो इस नीचे वाले एंगल के क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा। ऊपर वाला एंगल और नीचे वाले एंगल दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे। अब मुझे ये बताइए, इस पूरे के पूरे एंगल का एंगल की टेंजेंट के बीच का एंगल कितना है? 80 डिग्री। मुझे क्या पता है कि जो ए पी और बी है, एंगल ए पी बी है वो 80 डिग्री का है, वो पूरा का पूरा 80 डिग्री का है। तो वो टू पार्ट्स में डिवाइड होगा तो कैसे आ गया? 80 को टू पार्ट्स में डिवाइड करो तो ऊपर वाला एंगल कितना आ गया? 40 डिग्री। नीचे वाला एंगल कितना आ गया? 40 डिग्री। तो 40 डिग्री में आ गया, लेकिन लिखोगे कैसे वो समझ लो कि ए पी और बी पूरा एंगल 80 डिग्री का है, 80 डिग्री को टू पार्ट्स में डिवाइड करना है। तो मुझे बाय सीपीसीटी ये पता चला, मुझे ये पता चला कि एपीओ एंगल एपीओ इज इक्वल टू एंगल बीपीओ, एंगल बी पी और ओ, जो ये वाला एंगल है वो इसके इक्वल आ गया। अब ध्यान से देखना, क्या मैं इस पूरे के पूरे एपीबी को टू पार्ट्स में ब्रेक करके एपीओ प्लस बीपीओ, एक बार और, पूरे के पूरे एंगल को पहले यहां से यहां फिर यहां से यहां, मतलब ये वाला भी और ये वाला भी ऐसे लिख सकता हूं। तो एपीबी को क्या लिखूंगा? एंगल एपीओ प्लस एंगल बीपीओ और इज इक्वल टू 80 डिग्री, इज इक्वल टू 80 डिग्री। अब आपको पता है एपीओ बीपीओ के क्या है? इक्वल है। तो देखो, मेरे को यहां पर इस वाले एंगल की जरूरत है, इस वाले एंगल की जरूरत की मतलब मैं ऊपर वाले ट्रायंगल का फेवर करूंगा, और ऊपर वाले ट्रायंगल में इस वाले एंगल का नाम क्या है? ऊपर वाले ट्रायंगल में इस वाले एंगल का नाम क्या है? एपीओ। मुझे उसकी जरूरत है तो मैं बीपीओ को हटाऊंगा, कहूंगा भाई बीपीओ तू हट जा, एपीओ की जरूरत है। तो बीपीओ की जगह क्या लिख दूंगा? एपीओ। तो एक एपीओ तो पहले से लिखा हुआ है, एक बीपीओ की जगह फिर एपीओ आ गया और इज इक्वल टू 80 डिग्री, इज इक्वल टू 80 डिग्री। अब एपीओ एपीओ क्या हो गया? 2 एपीओ। तो 2 टाइम्स ऑफ एंगल एपीओ इज इक्वल टू 80 डिग्री। अब इसको 2 से कैंसिल करोगे तो 40 डिग्री आ गया। तो एंगल एपीओ इज इक्वल टू आपका 40 डिग्री आ गया। मतलब ऊपर वाला एंगल कितना आ गया? 40 डिग्री, नीचे वाला भी 40 डिग्री। अब मुझे एक बात बताओ, आपको ट्रायंगल पता है, तो ट्रायंगल में दो एंगल पता है तो थर्ड निकाला जा सकता है ना, क्योंकि सबका सम 180 डिग्री होता है। ऐसे करा जा सकता है ना। तो अब हम लोग वही करेंगे। एक काम करता हूं, यहां करता हूं, स्पेस थोड़ा सा कम है लेकिन फिर भी हो जाएगा। देखो, मैं इसी ट्रायंगल में बात कर रहा हूं, एपीओ में, इन ट्रायंगल एपी ए पी और ओ में, इन ट्रायंगल एपीओ में
ओके, एपीओ में एंगल ए प्लस एंगल पी प्लस एंगल ओ, एंगल ए वाला प्लस एंगल पी वाला और एंगल ओ वाला, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं क्योंकि यहाँ इतनी जगह नहीं है। तो ए का मतलब ये वाला एंगल ओ ए पी का मतलब ए पी ओ और ओ का मतलब पी ओ ए इज इक्वल टू 180 डिग्री होता है। अब एक बात बताओ, ए वाले एंगल का मतलब कितना 90 डिग्री प्लस पी वाले एंगल का मतलब 40 डिग्री क्योंकि मुझे सिर्फ ऊपर वाला चाहिए, और प्लस का एंगल ओ और इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब 90 और 40 कितना हो गया, तो 130 प्लस एंगल ओ इज इक्वल टू 180 डिग्री। 130 को उधर भेजो, माइनस हो जाएगा, तो एंगल ओ के लिए 180 में से 130 माइनस करो, तो एंगल ओ आपका 50 डिग्री आ गया, एंगल ओ आपका 50 डिग्री आ गया। तो क्वेश्चन की कहानी समझ आई? एक बार मैं इसको रफली समझाता हूं। सबसे पहले मैंने क्या करा, मेरे सामने जो इस तरीके का डायग्राम था, उस डायग्राम में मैंने इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट कर दिया। कॉन्ग्रुएंट क्यों करा, ताकि मुझे ये पता चल जाए कि भाई जो ये वाला एंगल है वो इस एंगल के इक्वल है, तभी मैं 80 वाले को, जो ये पूरा का पूरा 80 है, तभी मैं इस 80 को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर पाऊंगा। ऊपर वाला भी 40 हो पाएगा और नीचे वाला भी 40 हो पाएगा। और मुझे क्योंकि ऊपर वाला एंगल चाहिए, तो ऊपर वाला एंगल चाहिए के लिए मैं पूरा का पूरा फेवर ऊपर वाले ट्रायंगल का करूंगा, और ऊपर वाले ट्रायंगल में ये वाला एंगल 40 डिग्री आ गया। ये तो हमारा कंसेप्चुअल एंगल है 90 डिग्री, क्योंकि रेडियस टेंजेंट पे परपेंडिकुलर होती है। अब किसी ट्रायंगल के अंदर अगर आपको कोई 2 ट्रायंगल पता चल जाते हैं तो थर्ड वाला निकाला जा सकता है। तो क्या कहानी समझ आई? उसको लिखने का तरीका ये था कि पहले आप कॉन्ग्रुएंट करो, कॉन्ग्रुएंट करने के बाद 80 को 2 पार्ट्स में डिवाइड करो, और फिर तीनों एंगल का सम 180 करके अपने ओ वाले की वैल्यू निकाल लो। तो क्या क्वेश्चन नंबर 3 आपको समझ आया? ओके, उसके बाद बात करेंगे हम लोग यहां पर क्वेश्चन नंबर 4 की, और क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा कि प्रूव दैट द टेंजेंट ड्रॉन, प्रूव दैट द टेंजेंट ड्रॉन एट द एंड्स ऑफ अ डायमीटर, मतलब डायमीटर के एंड में। मान लीजिए मैं इतना ही क्वेश्चन अगर आपको समझाऊंगा, तो मान लीजिए यहां पर ये एक सर्कल बनाता हूं, यहां पर ये मैंने एक सर्कल बना दिया। अब ध्यान से समझिएगा, यहां पर क्योंकि ये एक सर्कल है, तो इस सर्कल में डायमीटर की जरूरत पड़ेगी, तो एक डायमीटर बना दो। मान लो इस तरीके से आपने एक डायमीटर भी बना दिया, ये सर्कल और ये सर्कल का डायमीटर। तो डायमीटर के 2 एंड्स होते हैं, 2 एंड पॉइंट होते हैं, एक तो ये वाला एंड पॉइंट और एक ये वाला एंड पॉइंट। तो उसने कहा है कि प्रूफ दैट द टेंजेंट ड्रॉन एट द एंड पॉइंट्स ऑफ ए सर्कल आर पैरेलल। डायमीटर के, इसको हाथ में रखते हैं, डायमीटर के एंड पॉइंट पे जो भी टेंजेंट ड्रॉ करे जाते हैं, तो पहले मैंने क्या करा, एक सर्कल को बनाया, उसके बाद यहां पर एक डायमीटर को बनाया। अब डायमीटर के दोनों एंड पॉइंट पर टेंजेंट बनाना है, तो यहां का टेंजेंट कुछ ऐसा बनेगा, यहां का टेंजेंट कुछ ऐसा बनेगा। तो मुझे ये प्रूफ करना है कि भाई ये दोनों टेंजेंट यहां पर आपस में इक्वल है, यहां पर सॉरी, ये दोनों टेंजेंट यहां पर आपस में पैरेलल है। कैसे है? पैरेलल है। तो ध्यान से समझिएगा, यहां पर ना हम लोग 9th क्लास के कंसेप्ट का यूज करेंगे। 9th क्लास में आप लोगों ने ऐसी ऐसी चीजें पढ़ी थी, इस तरीके का एक रिजल्ट पढ़ा था कि मान लीजिए कोई 2 लाइन अगर एक पैरेलल है और ये एक इंटरसेक्टिंग लाइन है, तो ये वाला एंगल इसके इक्वल होता है, क्योंकि दोनों लाइनें पैरेलल हैं तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होता है। ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल और ये इसके इक्वल। आपने ऐसा भी पढ़ा था कि भाई जो ये वाला एंगल है, जो ये वाला एंगल है, ये वाला, और वो जो ये वाला एंगल है वो इस एंगल के इक्वल होगा, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। आपने ऐसा भी पढ़ा था कि जो भाई ये वाला एंगल है, जेड वाला, जेड वाला मतलब ऐसा दिख रहा है आपको, जेड, इस तरीके का जो जेड वाला एंगल है उसमें अंदर वाले एंगल भी इक्वल होते हैं, तो अल्टरनेट इंटीरियर। जेड वाले में बाहर के इक्वल हैं तो अल्टरनेट एक्सटीरियर। इधर से भी जेड बन सकता है, तो ऐसा नहीं है कि जेड उधर से बनेगा, जेड इधर से भी बन सकता है। आपने ऐसा पढ़ा था कि इस तरीके के उसमें इन दोनों एंगल का सम 180 होता है, को इंटीरियर एंगल, इन दोनों एंगल का सम 180 होता है, को एक्सटीरियर एंगल। तो इस चीज का हम लोग यूज करेंगे। यहां पर हम लोग या तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल को दिखाएंगे,
या तो हम लोग ये दिखा देंगे कि भाई इसके को इंटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री है, या तो हम दिखा देंगे कि इसमें अल्टरनेट इंटीरियर एंगल लग रहा है। क्योंकि अगर इसमें से मैंने कुछ भी दिखा दिया तो मैं ये कह सकता हूं कि ये दोनों लाइनें पैरेलल है। पहले क्वेश्चन को समझो। क्वेश्चन में आपको ये प्रूफ करना है कि दोनों लाइनें पैरेलल हैं। अब दोनों लाइनों को पैरेलल दिखाने के लिए मेरे को ये दिखाना पड़ेगा कि या तो यहां पे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है, या तो इनके को इंटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री आ रहा है, या तो यहां पर अल्टरनेट इंटीरियर लग रहा है, या तो यहां पर अल्टरनेट एक्सटीरियर लग रहा है, या तो यहां पे को एक्सटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री आ रहा है। ऐसे कुछ भी दिखाओ, लेकिन किसी ना किसी चीज को दिखाना पड़ेगा कि भाई ये चीज फॉलो हो रही है। और इसके बिहाफ में मैं ये कहूंगा, क्योंकि ये चीज तभी फॉलो होती है जब लाइनें पैरेलल होती हैं, तो वो चीज यहां फॉलो हो रही है, इसलिए मैं ये कहूंगा कि भाई ये चीज ये फॉलो हुआ तो ही ये पैरेलल है, क्योंकि ये फॉलो नहीं होता तो लाइनें पैरेलल नहीं हो सकती थी। तो क्वेश्चन आपको समझ आया? इसको रफ करेंगे। अब समझो, सबसे पहले आपको पता है कि डायमीटर की खास बात होती है। क्या खास बात होती है? कि वो सेंटर से गुजरता है, वो सेंटर को टच होके आगे की तरफ जाता है। ये डायमीटर की खास बात होती है। तो क्योंकि ये डायमीटर है, अब थोड़ा सा सोचो, डायमीटर इस सेंटर से टच होके जा रहा है, तो सेंटर के ऊपर वाली लाइन, सेंटर के ऊपर वाली लाइन का नाम रेडियस होगा। और आपको पता है ये यहां पर रेडियस है और ये यहां पर टेंजेंट है। तो रेडियस और टेंजेंट एक दूसरे को जहां भी कट करते हैं वहां 90 का एंगल बनाते हैं। तो पहले इन सबके नाम देना शुरू करो। ओ, ए, बी, सी और यहां पर डी। इसका भी नाम दे दो ई और यहां पर एफ। ओके, तो आपको पता है ये रेडियस जो होगी वो इस टेंजेंट पे परपेंडिकुलर होगी। तो रेडियस यहां पर कितने डिग्री का एंगल बनाएगी? 90 डिग्री का। रेडियस यहां पे कितने डिग्री का एंगल बनाएगी? 90 डिग्री का, बिकॉज रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट। सेम वही कहानी यहां चलेगी कि भाई सेंटर के नीचे ये एक रेडियस है और ये यहां पर एक टेंजेंट है। तो रेडियस टेंजेंट पे परपेंडिकुलर होगी, तो ये रेडियस और ये टेंजेंट के बीच का एंगल 90 डिग्री, ये रेडियस और ये टेंजेंट के बीच का एंगल 90 डिग्री। कहानी समझ आ रही है कि ये रेडियस ये टेंजेंट के बीच का एंगल 90, रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट, रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट, सो एंगल इज 90 डिग्री। अब ध्यान से देखो, इसको लिखूंगा कैसे। अच्छा, गिवन और टू प्रूफ, ये तो आप लिख लोगे ना कि हमें क्या गिवन है कि ए सर्कल विद सेंटर ओ एंड इट्स डायमीटर EF एंड द टू पैरेलल टू टेंजेंट्स AB एंड CD। क्या प्रूफ करना है कि AB इज पैरेलल टू CD। तो ये सब आप लिख लोगे ना, मैं सिर्फ प्रूफ ही करवाऊं ना। ओके, तो टू प्रूफ में AB इज पैरेलल टू CD, क्योंकि मेरा यहाँ पे समझा दे रहा हूं, गिवन वगैरह तो आप लिख लोगे कि आपको क्या गिवन है। अच्छा ठीक है, तो सुनो, टू प्रूफ में मुझे ये प्रूफ करना है कि जो AB है वो CD के पैरेलल है। तो इसका प्रूफ वगैरह कैसे स्टार्ट होगा, ध्यान से देखिएगा। मैं किसी भी क्वेश्चन में गिवन नहीं लिखवाऊंगा और ये मान के चलूंगा कि गिवन क्वेश्चन में क्या है वो तो आपको पता ही चल जाएगा कि क्या दिया हुआ, उसको यहां उठा के लिख दो। ठीक है, ओके। तो इसका सबसे पहले प्रूफ आप लोग ये देखेंगे कि मैं ये हो भी गया, जिसको ये क्वेश्चन समझ आ गया वो हो भी गया। जैसे देखो, ये वाला एंगल 90 डिग्री, ये वाला एंगल 90 डिग्री। अगर मैं इस डायग्राम को ऐसा कुछ बनाऊं तो मुझे जेड दिख गया, और जेड में दोनों के दोनों अंतर वाले एंगल का सम 90 डिग्री आ गया। तो जैसे इसका सम सॉरी दोनों अंदर वाले एंगल 90 के इक्वल आ गए, और जैसे ही इक्वल आए बाय अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ये लाइन कैसी हो गई? दोनों लाइनें जो है ये है वो इसके पैरेलल हो गए। तो उसको लिखेंगे कैसे वो समझ लो। प्रूफ, एंगल OEA इज इक्वल टू 90 डिग्री एंड एंगल OFD इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब मुझे एक बात बताइए कि इस लाइन में जब इस वाले एंगल भी 90 डिग्री हो गया, ये वाला एंगल भी 90 डिग्री हो गया, तो जब ये दोनों एंगल 90 डिग्री के हैं, मतलब सो एंगल OEA और एंगल OF और D दोनों आपस में इक्वल आ गया बाय कंडीशन फर्स्ट एंड
सेकंड, इन दोनों कंडीशन से ये आपस में यहां पर इक्वल आ गया। अब उसके बाद फिर थोड़ा सा सोचो, ये दोनों एंगल यहां पर इक्वल आ गया और आपको पता है कि ये कैसी लाइन है, EF इज ए ट्रांसवर्सल लाइन, ये ट्रांसवर्सल लाइन है क्योंकि दोनों को कट करते हुए गुजर रही है। एंड EF इज अ ट्रांसवर्सल लाइन, और जो EF है वो यहां पर एक ट्रांसवर्सल लाइन है क्योंकि ट्रांसवर्सल लाइन दोनों को कट करते हुए गुजर रही है। तो बाय अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, कौन सा एंगल लग गया यहां पर, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर लग गया, जेड आपको दिख गया, जेड के बीच में एंगल दोनों दोनों सेम आ गए। तो बाय अल्टरनेट इंटीरियर एंगल जो AB है वो CD के क्या हो गया, पैरेलल हो गया, जो AB है वो CD के क्या हो गया, पैरेलल हो गया। आप ये भी दिखा सकते थे कि इन दोनों एंगल का सम 180 डिग्री है, तो सो बाय को इंटीरियर एंगल AB इज पैरेलल टू CD। आप कुछ भी दिखा सकते हैं, मुझे अल्टरनेट इंटीरियर अच्छा लगा, मैंने क्वेश्चन वैसे ही कर दिया। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 था, आपको समझ आया। उसके बाद बात करेंगे हम लोग यहां पर क्वेश्चन नंबर 5 की, और क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा प्रूव दैट द परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, प्रूव दैट द परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट टू द टेंजेंट। मतलब आपने क्या करा कि एक परपेंडिकुलर डाला पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट पर, और वो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट पर एक टेंजेंट पड़ा हुआ है टू ए सर्कल, वो सर्कल की बात कर रहा है, पासेस थ्रू द सेंटर, तो वो परपेंडिकुलर सेंटर से पास होगा। इस चीज को सुनो यहां पर, जैसे मान लीजिए आपके सामने क्वेश्चन ये है कि भाई एक सर्कल है, सर्कल पे मैंने माना यहां पर ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होने का मतलब जो रेडियस आएगी वो रेडियस इस टेंजेंट पे परपेंडिकुलर होगी। तो रेडियस और टेंजेंट जहां भी आपस में एक दूसरे को टच करते हैं उस पॉइंट को क्या कहते हैं, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो यहां पर मैंने माना कि ये एक पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, और मैं क्या करता हूं कि मान लीजिए इसी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर एक टेंजेंट ड्रॉ कर देता हूं, इसी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे एक टेंजेंट ड्रॉ कर देता हूं। अब मान लीजिए उसने कहा कि वो हमसे क्या प्रूफ करवाना चाह रहा है, वो हमसे ये प्रूफ करवाना चाह रहा है कि जो परपेंडिकुलर पड़ेगा वो पासेस थ्रू द सेंटर, वो परपेंडिकुलर सेंटर से आएगा, मुझे ये प्रूफ करना है। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि मान लीजिए यहां पर कहीं एक सेंटर है, मान लीजिए यहां पर कहीं एक सेंटर है O, यहां पर एक सेंटर है O, और मैं क्या करता हूं सेंटर में इस पे यहां पर इसको ज्वाइन कर देता हूं, सेंटर और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को ज्वाइन कर देता हूं। अब मुझे क्या क्या पता चल गया उसका नाम लिखिए, जैसे ये A हो गया, इसका नाम P दे दो, इसका नाम B दे दो, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट AB और सर्कल का सेंटर O। अब यहां पर वो आपसे देखो प्रूफ, पहले क्वेश्चन की कहानी को समझना, उसकी लैंग्वेज को समझना। वो आपसे ये प्रूफ करवाना चाह रहा था कि जो मतलब चाह रहा है, अभी तो करा ही नहीं हमने कुछ, कि वो आपसे ये प्रूफ करवाना चाह रहा है कि जो ये परपेंडिकुलर आप डालोगे ये परपेंडिकुलर सर्कल के सेंटर से आएगा, परपेंडिकुलर सर्कल के सेंटर से आएगा। तो मुझे सर्कल के बारे में प्री नॉलेज, पहले से नॉलेज क्या क्या है सर्कल के बारे में, कि सर्कल के ऊपर जब आप टेंजेंट पर एक परपेंडिकुलर डालते हो तो वो 90 डिग्री का एंगल बनाता है। सर्कल पे ऊपर जब आप रेडियस उसकी एक परपेंडिकुलर डालते हो तो वो 90 डिग्री का एंगल बनाता है, मुझे ये पता है, उसमें पहले से प्री नॉलेज है। तो ये जो लाइन आई है एक रेडियस का जो काम कर रही है, मतलब ये जो लाइन है ओपी ये इस पे परपेंडिकुलर है, क्योंकि इस लाइन ने सेंटर से पास होकर आ रही है और इस पे यहाँ पर परपेंडिकुलर पड़ रही है, ये मुझे पता है। लेकिन मैं कैसे प्रूफ करूंगा कि वो लाइन यही सेंटर ओ से आ रही है, उसके लिए ना थोड़ा सा उल्टा सोचना पड़ता है। उल्टा सोचने का मतलब जैसे ये मान लो बाहर की तरफ ये एक सेंटर है जिसका नाम देता हूं मैं O डैश, मैं अपनी कहानी को उल्टा करके सोचता हूं बाय कॉन्ट्राडिक्शन मेथड। कॉन्ट्राडिक्शन मेथड में ये होता है कि मान लो मतलब जो चीज हो रही है उसका उल्टा करके सोचो, ऐसे करके, ये ऐसा नहीं है लेकिन सोचो। मान लिया मैंने कि भाई सेंटर वो ये O नहीं है, सेंटर O नहीं है, मैंने ये मान लिया कि सेंटर है O डैश, तो O डैश जो है वो P पर क्या होगा, ये O डैश P पर परपेंडिकुलर होगा। मैं एक बार और बताता हूं, मैं ये यहां पर भूल जा रहा हूं कि सेंटर ये नहीं है, मैं मान ये इसको भूल जा रहा हूं कि ये सेंटर नहीं है, मेरे लिए ये सेंटर है O डैश। तो मुझे ये पता है कि जब सेंटर O डैश है तो उस सेंटर से एक लाइन आई होगी, उस लाइन ने टेंजेंट पे परपेंडिकुलर डाला होगा, मुझे तो ये पता है। मुझे देखिए यहां पर प्रूफ में
गिवन और टू प्रूफ आप लिख लेंगे। मैंने क्या करा, प्रूफ में ये लेट करा कि लेट सेंटर इज ओ डैश, जो हमारा सेंटर है वो यहां पर ओ डैश है। लेट द सेंटर इज ओ डैश। तो मैंने यहां पर क्या करा, मैंने ये माना कि मेरा सेंटर ओ नहीं है, मेरा सेंटर ओ डैश है। तो क्योंकि मेरा सेंटर जो ओ डैश है, तो ओ डैश से एक लाइन आई होगी टेंजेंट पर, और उस लाइन ने टेंजेंट पर एक 90 डिग्री का एंगल बनाया होगा। मतलब ओ डैश वाली एक लाइन आई होगी टेंजेंट के ऊपर, और इस टेंजेंट वाली लाइन ने यहां पर 90 डिग्री का एंगल बनाया होगा। सो एंगल ओ डैश पी और बी, ओ डैश पी और बी जो है वो 90 डिग्री का आ गया। सिर्फ इतनी सी कहानी। कितनी सी कहानी, एक बार और। उसने कहा था कि भाई एक सर्कल है, एक सर्कल है, सर्कल पर एक टेंजेंट है, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है पी। आपको पता है कि यहां पर उस सर्कल को बनाने पर एक सेंटर की जरूरत पड़ी होगी, वरना सर्कल ही नहीं बन पाएगा। तो यहां से एक टेंजेंट एक रेडियस आई होगी कुछ इस तरीके से। तो वो ये कहना चाह रहा है कि जो ये लाइन इस टेंजेंट पे परपेंडिकुलर पड़ रही है वो सेंटर से आ रही है। तो मैं इसका उल्टा सोचूंगा बाय कॉन्ट्राडिक्शन मेथड। मैं इसका उल्टा ये सोचूंगा कि भले ही मेरे को ये सेंटर ओ है, लेकिन मैं इसका उल्टा ये सोचूंगा कि ये मेरे लिए सेंटर नहीं है, मेरे लिए तो ये वाला सेंटर है। तो ये इसका उल्टा हो गया। भाई असली में सर्कल का सेंटर ये है, लेकिन मैं उल्टा बोलूंगा। मैं कहूंगा नहीं, मेरे लिए सर्कल का ये सेंटर नहीं है, मेरे लिए सर्कल का ये सेंटर है ओ डैश। तो मेरी सारी कहानी इस ओ डैश के हिसाब से काम करेगी। मुझे ये रहेगा कि भाई जब सर्कल का सेंटर ओ डैश है, तो ओ डैश ने पी पर परपेंडिकुलर डाला होगा, जिसकी वजह से ये वाला एंगल, ये छोटा वाला एंगल कितना आ गया, ये 90 डिग्री का आ गया होगा। मुझे तो ये पता चल जाएगा ना कि जब मेरा सेंटर ओ डैश है, तो ओ डैश ने पी पर परपेंडिकुलर डाला होगा, जिसकी वजह से ये एंगल 90 डिग्री का आ गया। तो वही चीज मैंने लिखी है कि ओ डैश पी और बी जो है वो 90 डिग्री के यहां पर इक्वल आ गया, क्योंकि जो रेडियस होती है वो परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट, वो टेंजेंट पर परपेंडिकुलर होती है। ये कहानी मुझे यहां पर पता चल गई। अब फिर ध्यान से समझना, आपको प्री नॉलेज क्या थी? प्री नॉलेज ये थी कि भाई कोई भी लाइन अगर टेंजेंट पे परपेंडिकुलर आती है तो वो सेंटर से ड्रॉ करी गई होगी। कोई भी मतलब सेंटर से ड्रॉ करने का मतलब उसको भूल जाओ कि वो प्रूफ करवा रहे हैं। तो आप ये सोचो कि जब कोई भी लाइन टेंजेंट पे परपेंडिकुलर पड़ती है तो उसके बीच का एंगल 90 डिग्री का बनता है। इस ये लाइन परपेंडिकुलर पड़ रही है टेंजेंट पे, तो इसके बीच का एंगल 90 डिग्री का बनेगा। बिकॉज OP is perpendicular to the AB, so the angle between OP and PB is 90 डिग्री। इसलिए हमारा जो OP और PB है उसके बीच का एंगल कितना आ गया, उसके बीच का एंगल 90 डिग्री का आ गया। अब फिर आप समझिएगा यहां पर, जिसकी वजह से OP और B का एंगल भी कितना आ गया, OP और B का एंगल कितना आ गया, 90 डिग्री का। यहां पर मैं ये नहीं मान रहा हूं कि ये मेरा सेंटर है। मैंने इसकी बात इस जगह पर इसकी ऐसी कोई बात नहीं करी है जहां पर आप ये सोचो कि भाई आपने O को तो सेंटर मान लिया। नहीं, मैंने सिर्फ ये बोला है कि ये लाइन आई है, कहां से आई है मुझे नहीं पता, लेकिन ये लाइन टेंजेंट पे परपेंडिकुलर है, जिसकी वजह से मेरा एंगल ये वाला भी कितना आ गया, ये वाला भी 90 डिग्री आ गया। अब थोड़ा सा सोचो, एंगल O डैश P और B भी 90 डिग्री है, और एंगल OP और B भी 90 डिग्री है। यहां से काम की बात, बाय कंडीशन फर्स्ट एंड सेकंड, अगर आप इन दोनों कंडीशन को ध्यान से देखो तो O डैश P और B जो है, वो OPB के इक्वल है, वो OPB के इक्वल आ गया, क्योंकि ये भी 90 डिग्री हो गया और ये भी 90 डिग्री हो गया, और ये दोनों की दोनों चीजें आपस में इक्वल है। इसका मतलब वो आपसे ये कहना चाहता है कि भाई ये छोटा वाला जो एंगल है वो इस वाले एंगल के इक्वल है। मतलब वो आपसे ये कह रहा है कि ये भी 90 डिग्री है और ये भी 90 डिग्री है। ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। आपके ये वाला भी 90 डिग्री है और ये वाला भी 90 डिग्री है, भाई ये पॉसिबल ही नहीं है। ये तभी पॉसिबल हो पाएगा जब ये दोनों के दोनों पॉइंट आपस में क्या हो, ये दोनों के दोनों पॉइंट आपस में इक्वल हो।
ये भी 90 डिग्री और ये भी 90 डिग्री तभी पॉसिबल हो पाएगा जब ये दोनों पॉइंट आपस में इक्वल होंगे। इसका मतलब अगर ओ डैश पी और बी ओपी बी के इक्वल है तो थोड़ा सा सोचो, बी बी के इक्वल है, पी पी के इक्वल है, तो कौन बचा? यहां से ओ डैश और यहां से ओ। डेट मीन्स जो हमारा ओ डैश है वो किसके इक्वल आ गया, सॉरी वो किसके इक्वल आ गया, वो ओ के इक्वल आ गया। ये तभी पॉसिबल है, इट इज पॉसिबल, इट इज पॉसिबल ओनली व्हेन ओ डैश इज इक्वल टू ओ। ये तभी पॉसिबल है जब आपका ओ डैश और ओ इक्वल हो पाएगा, क्योंकि भाई ये वाली लाइन और ये वाली लाइन में दोनों का एंगल आपस में इक्वल नहीं हो सकता। ये इक्वल तभी होगा या तो जब ये लाइन इधर गई हो या फिर ये लाइन इधर गई हो। इसका मतलब मैंने क्या माना था कि ओ डैश मेरा सेंटर है। जब ओ डैश मेरा सेंटर है तो अभी अभी मुझे क्या पता चल गया कि जो ओ डैश है वो ओ के इक्वल है। तो अगर ओ डैश सेंटर है तो ओ डैश और ओ कुछ और नहीं, वो सेम टू सेम ही है। ओ डैश और ओ कुछ और नहीं, वो सेम टू सेम है, बस मैंने उसके नाम अलग अलग दे दिए। एक का नाम ओ डैश रख दिया, एक का नाम ओ रख दिया, जबकि दोनों के दोनों एक ही चीज है, एक ही दोनों के दोनों लाइन है। तो इसका मतलब क्या है, मेरी तरफ से ओ डैश सेंटर था, ओ डैश कुछ और नहीं ओ है, तो रियलिटी में सेंटर असली में कौन है, असली में सेंटर ओ है। सो द सेंटर इज ओ, सो द सेंटर इज ओ। इसका मतलब द लाइन इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट इज पासिंग थ्रू द सेंटर, ये लिख लेना। सो द लाइन इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट इज पासिंग थ्रू द सेंटर। एक बार क्वेश्चन की रिवीजन करवाता हूं। क्वेश्चन वाले ने आपको यहां पर दिया हुआ था कि प्रूफ डेट, आपको प्रूफ करना है कि परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। अगर आप एक परपेंडिकुलर डालते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट मतलब टेंजेंट पर, तो वो सेंटर से पास होगा। ये वाली चीज मुझे यहां पर गिवन थी कि आपने परपेंडिकुलर डाला एट द पॉइंट एट द टेंजेंट, तो परपेंडिकुलर डाला जब टेंजेंट पर, तो ये मुझे पता था कि ये परपेंडिकुलर पड़ रहा है। कहां से पड़ रहा है कोई फर्क नहीं पड़ता, जब ये परपेंडिकुलर पड़ रहा है तो ये बड़ा वाला एंगल, जब ये लाइन परपेंडिकुलर पड़ रही है तो ये बड़ा वाला एंगल कितने का एंगल बनाएगी, 90 डिग्री का। ये मुझे गिवन था। उसके बाद ये मैंने यहां पर एज्यूम करा, लेट अस एज्यूम, कॉन्ट्रडिक्शन मेथड से मैंने एज्यूम करा कि मेरा सेंटर यहां पर है ओ डैश, तो जब सेंटर यहां होगा तो सेंटर से एक लाइन आई होगी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर, और उस लाइन ने यहां पर अपना 90 डिग्री का एंगल बनाया होगा, तो जिसकी वजह से ओ डैश पी और बी जो है ये वाला एंगल वो 90 डिग्री का आ गया। अब ये भी 90 ये भी 90, तो सोचो इनडायरेक्टली ये दोनों एंगल भी क्या हो गए, यहां पर आपस में इक्वल हो गए। और जब ये दोनों एंगल इक्वल हैं तो यहां से मुझे ये पता चलेगा कि जो ओ डैश है और ओ है वो दोनों एक दूसरे के कोइंसाइड है, मतलब दोनों एक ही पॉइंट है, बस नाम अलग अलग है। तो इसका मतलब वो जो परपेंडिकुलर डला है, क्योंकि मैंने ओ डैश को सेंटर बोला था, तो ओ डैश ओ के इक्वल है, मतलब कोइंसाइड कर रहा है। तो इसका मतलब वो जो लाइन आई थी परपेंडिकुलर लाइन, वो कहां से आई थी, वो सेंटर से आई थी। इसका मतलब इस लाइन में जो रेडियस था वो सेंटर से आ रहा था और वो लाइन इस पे परपेंडिकुलर है। तो क्या ये क्वेश्चन 5 आपको समझ आया? उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 है, बहुत आसान क्वेश्चन है। जैसे देखिए, द लेंथ ऑफ ए टेंजेंट फ्रॉम ए पॉइंट ए एट डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्कल। कहानी में ये दिया हुआ है कि एक लेंथ ऑफ टेंजेंट जो है सर्कल के सेंटर से, अगर उस टेंजेंट तक की लेंथ देखते हैं तो वो 5 सेंटीमीटर है। और उसके बाद उसने कहानी दी हुई है कि, एक बार और, सॉरी, the length of a tangent from a point A at distance 5 centimeter from the center of a circle is 4 centimeter। मतलब टेंजेंट की लेंथ तो 4 सेंटीमीटर है, लेकिन जो आपने वो टेंजेंट ड्रॉ करा गया है उसके सर्कल से डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर है। कहा सर्कल के सेंटर से डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर है। एक बार और, आपका जो सर्कल है उस पर एक टेंजेंट ड्रॉ करा गया होगा, टेंजेंट की लेंथ तो 4 सेंटीमीटर उसने लिखा हुआ है। The length of tangent from a point A at a distance of 5 centimeter from the center of a circle। तो लेंथ ऑफ टेंजेंट, अगर बीच की सारी बात हटा दूं तो द लेंथ ऑफ टेंजेंट नीचे इज 4 सेंटीमीटर। क्वेश्चन समझ आया? द लेंथ ऑफ टेंजेंट, बीच का सारा पोर्शन हटा दो, इज 4 सेंटीमीटर। बीच में कहानी ये दी गई है कि फ्रॉम ए पॉइंट ए
टू द सेंटर ऑफ ए सर्कल इज डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर। मेरे पास यहां पर एक सर्कल होगा, सर्कल पर मैं क्या एक काम करता हूं, बाहर की तरफ एक नाम देता हूं ए, कहीं भी दे सकते हो, लेट से ऊपर या नीचे में से मैंने यहां इस बार नीचे नाम दिया, लेट से मैंने इसका नाम यहां पर ए दिया। अब ये सर्कल का सेंटर है ओ, ये सर्कल का पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, इसका नाम उसने बी दिया है, हम क्या दे दें, कुछ भी दे सकते हैं, तो हम पी दे देते हैं, लेट से पी इज द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो अब ये सर्कल का सेंटर है, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है और ये बाहर एक पॉइंट है। अब बाहर से आपने यहां पर एक टेंजेंट ड्रॉ करा होगा, सर्कल के सेंटर और टेंजेंट के पॉइंट को आपस में ज्वाइन कर दूं, यहां पे सर्कल के सेंटर और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को ज्वाइन कर दूं। देखो क्या क्या चीजें बन गई। सबसे पहले, क्योंकि यहां पर ये एक सर्कल की रेडियस है और यहां पर ये एक टेंजेंट है, तो आप जानते हो कि सर्कल की जो सेंटर से एक लाइन आती है रेडियस, वो टेंजेंट पे परपेंडिकुलर पड़ती है, तो रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट, सो दिस एंगल इज 90 डिग्री। तो ये वाला एंगल कितना आ गया, 90 डिग्री का आ गया। बाकी उसने कहा था द लेंथ ऑफ टेंजेंट इज 4 सेंटीमीटर। द लेंथ ऑफ टेंजेंट, क्या ये टेंजेंट है, तो इस टेंजेंट की लेंथ कितनी है, 4 सेंटीमीटर। सर्कल के सेंटर से लेकर टेंजेंट वाले पॉइंट तक की डिस्टेंस कितनी है, 5 सेंटीमीटर। फाइंड क्या करना है, रेडियस ऑफ द सर्कल। कहानी समझ आई, कहानी समझ आई। सर्कल है, सर्कल का यहां पर कोई सेंटर है, यहां पर कोई पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है पी, यहां पर कहीं बाहर टेंजेंट का पॉइंट है ए। सर्कल के सेंटर और टेंजेंट के बीच की डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर है, टेंजेंट की लेंथ 4 सेंटीमीटर है। फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल क्या होगा। कहानी समझ आई। तो ध्यान से देखिए, आपका जब ये ट्रायंगल बन गया और आपको पता है किसी ट्रायंगल के अंदर अगर कोई भी एक एंगल 90 डिग्री का बन जाता है, तो ये ट्रायंगल एक राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। तो ट्रायंगल OPA इज ए राइट एंगल ट्रायंगल, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। और राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस लगाई जा सकती है, तो पाइथागोरस आपको पता भी है कि परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनियस का स्क्वायर। अब ध्यान से देखिए, आपको पता है 90 डिग्री जहां एंगल बन रहा है, उसके सामने वाली साइड को हम लोग हाइपोटेनियस कहते हैं। मैंने आपसे पहले भी कहा हुआ है कि आप टेंजेंट की जो लेंथ होती है उसका नाम बेस दीजिए, और ये आपके सामने क्या हो गया, परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर का नाम है OP, तो OP का स्क्वायर प्लस बेस का नाम है PA, AP का स्क्वायर, हाइपोटेनियस का नाम है OA, तो OA का स्क्वायर। अब OP का स्क्वायर आपको नहीं पता, प्लस AP कितना है 4, तो ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू OA कितना है 5, तो ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर। तो OP का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, 5 का स्क्वायर 25, तो प्लस का 16 उधर जाके माइनस होगा, तो OP का स्क्वायर इज इक्वल टू 25 माइनस 16। अब 25 में से 16 गया तो 9, आप यहां से स्क्वायर हटाओ, अंडर रूट चढ़ेगा, तो OP इज इक्वल टू अंडर रूट 9, और अंडर रूट 9 का मतलब 3, तो ये परपेंडिकुलर की लेंथ कितनी आ गई 3, मतलब इनडायरेक्टली आपके पास रेडियस की लेंथ कितनी आ गई 3 सेंटीमीटर। तो क्या क्वेश्चन नंबर 6 समझ आया। उसके बाद यहां पर क्वेश्चन नंबर 7 है, 2 कंसेंट्रिक सर्कल आर ऑफ रेडियाई 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर, मतलब 2 कंसेंट्रिक सर्कल है। कंसेंट्रिक सर्कल उसे कहते हैं जहां पर उसकी जो सेंटर पॉइंट होता है वो सेम होता है लेकिन रेडियस अलग अलग होती है। जैसे ये दोनों सर्कल, एक ये दोनों का सेंटर ये है लेकिन दोनों की रेडियस अलग अलग है, तो ऐसे कंसेंट्रिक सर्कल होता है। तो 2 कंसेंट्रिक सर्कल है जिनकी रेडियस जो है वो एक बड़े वाले की 5 है, ऑब्वियस सी बात है, छोटे वाले की 3 है। तो फाइंड द लेंथ ऑफ द कोड, आपको कोड की लेंथ फाइंड करनी है ऑफ द लार्जर सर्कल। लार्जर सर्कल पे कोड बनाया गया है जो कि स्मॉलर वाले सर्कल को टच करता है। कहानी समझना, कहानी समझना। सबसे पहले हम लोग यहां पर क्या करेंगे, कंसेंट्रिक सर्कल को ड्रॉ करेंगे। कंसेंट्रिक सर्कल मान लीजिए इस तरीके से, ये एक सर्कल का सेंटर है लेट्स से O, यहां पर ये एक छोटा सा सर्कल है और ये बाहर एक
बड़ा सा सर्कल है, तो ये मैंने कंसेंट्रिक सर्कल बना दिया। आप देख सकते हैं इसका सेंटर दोनों का सेम है, लेकिन रेडियस एक इसकी छोटी सी है और इसकी बड़ी सी रेडियस है। ये आपको समझ आया? तो बुक वाले ने हमसे कहा हुआ है कि रेडियस जो है वो 5 सेंटीमीटर है और 3 सेंटीमीटर है। तो ऑब्वियस सी बात है कि बड़े वाले की रेडियस 5 होगी, लेकिन कहाँ रेडियस को मैं यहां बनाऊं, यहां बनाऊं, यहां बनाऊं, कैसे बनाऊं उसको समझिएगा। जैसे देखो, छोटे वाले की रेडियस 3 है, तो यहां से लेकर यहां तक की जो डिस्टेंस आ गई वो 3 सेंटीमीटर की आ गई। इतना आपको समझ आया? बड़े वाले की रेडियस जो है वो 5 सेंटीमीटर है। तो मैं एक काम करता हूं, मैं सबसे पहले ना इस वाली यहां पर इस वाली रेडियस को यहां पर ऐसे ज्वाइन कर देता हूं, यहां पर इसको ऐसे ज्वाइन कर देता हूं 5 सेंटीमीटर। मैंने इधर ही रेडियस क्यों ली? क्योंकि आपको पता चल जाएगा, बुक वाले ने कहा हुआ है कि बड़े वाले सर्कल का एक कॉर्ड है जो कि छोटे वाले को टच करता है। तो कॉर्ड तो कुछ ऐसा होता है ना, तो यहां से एक कॉर्ड जाएगा जो कि छोटे वाले को टच करेगा और वो आगे की तरफ चला जाएगा। यहां से कॉर्ड गया जो कि छोटे वाले को एक जगह टच करा और वो आगे की तरफ चला गया। कहानी समझ आई? सर्कल था, ये मान लो ऊपर की तरफ बना था, तो ये रेडियस थी, ये एक कॉर्ड था। बड़े वाले सर्कल का कॉर्ड छोटे वाले सर्कल को सिर्फ एक जगह टच कर रहा है, तो ये छोटी वाली रेडियस है और ये बड़ी वाली रेडियस है। छोटी वाली रेडियस 3 सेंटीमीटर है, बड़ी वाली रेडियस यहाँ पर 5 सेंटीमीटर है। आपको कॉर्ड की लेंथ फाइंड करनी है, क्या होगी? तो क्वेश्चन की कहानी सिंपल है, कोई ऐसा तो वो नहीं है इसमें, लेकिन समझो। सबसे पहले आप इसका नाम देना शुरू करो। सेंटर का नाम O, इसका A, इसका B और इसका C। अब ध्यान से देखना, क्या अगर मैं छोटे वाले सर्कल की बात करूं तो छोटे वाले सर्कल में ये रेडियस है। भाई छोटे वाले सर्कल में ये क्या है? ये छोटे वाले सर्कल में रेडियस है। और ये क्या है? ये आपके सामने यहां पर 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। कितने डिग्री का एंगल? 90 डिग्री का। तो सर्कल, सर्कल में रेडियस, ये टेंजेंट और एंगल कितना? 90 डिग्री का। तो अगर इधर 90 डिग्री का है तो क्योंकि सर्कल ये भी रेडियस है, ये भी टेंजेंट है इधर भी, तो ये वाला एंगल भी कितना आ गया? 90 डिग्री का। तो एक बात बताओ कि छोटे वाले की रेडियस 3 थी, बड़े वाले की रेडियस 5 सेंटीमीटर है, तो ये वाली रेडियस भी कितनी हो गई? 5 सेंटीमीटर हो गई। अब आपको परपेंडिकुलर पता है, आपको हाइपोटेनियस पता है, क्या बेस निकाला जा सकता है? सिर्फ ए बी निकाला जा सकता है। हाँ, तो सबसे पहले मैं ट्रायंगल में काम करूंगा, ओ ए बी। इन ट्रायंगल ओ ए बी, तो ओ ए बी में ध्यान से देखिएगा, पाइथागोरस अप्लाई करूंगा। पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू एच का स्क्वायर। अब पी की जगह मतलब ओ बी, तो ओ बी का स्क्वायर प्लस बेस ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस मतलब ओ ए का स्क्वायर। तो ओ बी मतलब 3, परपेंडिकुलर 3 है, तो ये 3 का स्क्वायर हो गया, प्लस ए बी का मतलब हमें बेस नहीं पता, लेकिन हाइपोटेनियस पता है ओ ए, तो हाइपोटेनियस ओ ए कितना है? 5, तो ये 5 का स्क्वायर हो जाएगा। अब फिर समझिए, 3 का स्क्वायर 9 होता है, ए बी स्क्वायर नहीं पता, 5 का स्क्वायर 25 होता है, तो प्लस के 9 को उधर ले जाओ, माइनस हो जाएगा। तो ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू 25 में से 9 माइनस करो 16, तो ए बी स्क्वायर में जब स्क्वायर हटाओगे तो अंडर रूट चढ़ेगा, और 16 का अंडर रूट क्या होता है? 4। तो ए बी की वैल्यू आ गई 4, मतलब यहां से लेकर यहां तक की वैल्यू आ गई 4 सेंटीमीटर। कितनी वैल्यू आ गई? 4 सेंटीमीटर। उसके बाद अब आपके पास दो तरीके हैं, या तो सेम वही पाइथागोरस यहां लगा दो और इसकी लेंथ भी फाइंड कर लो, ये भी 4 आएगी, तो 4 प्लस 4 आपका 8 आंसर आ गया। आप जैसे आपने यहां पाइथागोरस लगाया, सेम वही पाइथागोरस यहां लगा दो, इसकी लेंथ भी 4 आ जाएगी और 4 प्लस 4 8 आ जाएगा। या तो इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दो, जिसकी वजह से कॉरस्पॉन्डिंग साइड इक्वल हो जाएंगी, तो ये 4 तो ये भी 4, तो 4 प्लस 4 8 आ जाएगा। अब मैं काम करता हूं, मेरे को जो अच्छा लगता है एज ए 10th क्लास, वो कॉन्ग्रुएंट में प्रूफ करूंगा। पाइथागोरस तो बच्चों वाली चीज है ना, जो हम लोग पहले भी करते हैं, तो मैं कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करूंगा। मैं इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करूंगा। देखो कैसे, आपको पता है इन ट्रायंगल ओ बी ए एंड इन ट्रायंगल ओ बी सी,
इसमें जो ये वाला एंगल है वो भी 90 है, ये वाला एंगल भी 90 है, तो OBA इज इक्वल टू OBC, एंगल OBA इज इक्वल टू एंगल OBC, क्योंकि दोनों के दोनों एंगल यहाँ 90 डिग्री के हैं। दूसरी चीज, OB एक ऐसी लाइन है जो कि कॉमन है, OB इज इक्वल टू OB, वो एक कॉमन लाइन है। यहां लिख दो, इसका रीजन लिखना होता है, यहाँ कॉमन लिख दो, यहाँ पे लिख दो रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट, इस तरीके से। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज, OA जो है वो OC के इक्वल है, क्योंकि रेडियाई ऑफ लार्जर सर्कल, ये बड़े वाले सर्कल की रेडियस है और ये भी बड़े वाले सर्कल की रेडियस है, तो जो OA है वो OC के इक्वल है, रेडियाई ऑफ लार्जर सर्कल, रेडियाई ऑफ लार्जर सर्कल, वो बड़े वाले सर्कल की रेडियस है। देखो ना, RHS लग गया, ये कॉमन लाइन 90 डिग्री के सामने हाइपोटेनियस इक्वल, 90 डिग्री के सामने हाइपोटेनियस इक्वल, तो RHS से दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए, तो बाय RHS राइट हैंड नहीं होगा, वो राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेनियस वाले साइड से, तो OBA, ट्रायंगल OBA इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल OBC, जो OBA है वो OBC के कॉन्ग्रुएंट हो गया, जिसकी वजह से बाय CP/CT AB जो है वो BC के इक्वल हो गया, AB इज इक्वल टू BC हो गया, जो ये वाली लेंथ है CP/CT से वो इसकी इक्वल हो गई। अब AB BC के इक्वल है, तो AB 4 था, तो BC की लेंथ भी कितनी आ गई, 4 सेंटीमीटर आ गई। आपको तो इस वाले कॉर्ड की लेंथ निकालनी है, इस वाले कॉर्ड का नाम क्या है, AC, तो आप इसको लिखोगे AC, आपको यहां से लेकर यहां तक की लेंथ फाइंड करनी है, और ये पूरी लेंथ 2 पार्ट्स में डिवाइड है, AC वाली लेंथ AB और BC में डिवाइड है, तो आप इसको लिखोगे AC इज इक्वल टू AB प्लस BC, AB भी 4 है, BC भी 4 है, तो 4 + 4 इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर आपका आंसर आ गया। तो ये आपका यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 था। तो क्या ये क्वेश्चन आपको समझ आया?